हेलो एवरीवन। हम पार्लियामेंट के बारे में समझ रहे थे। लास्ट लेक्चर में हमने कई सारी बातें समझी थी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। पार्लियामेंट में हम सेशंस कब कब बुलाए जाते हैं। कई बार आपने लोकसभा संसद टीवी पे देखते हैं कि पार्लियामेंट का सेशन चल रहा है। वो सेशन कब होता है वो फिक्स होता है, लेकिन होता कब है। तो यहाँ पर एक टॉपिक है, वो है सेशंस ऑफ पार्लियामेंट। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो सेशंस के बीच में, सेशंस का मतलब आप समझिए मीटिंग्स, जब सारे के सारे लोकसभा के 543 मेंबर आएंगे, एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आएंगे, वेरियस मैटर्स का डिस्कशन करेंगे, वोटिंग करेंगे, कई लॉज बनाएंगे। इसी तरीके से राज्यसभा के 245 जो मेंबर्स हैं वो लोग आएंगे, उनकी एक कॉमन मीटिंग्स होगी, उसको बोलते हैं सेशन। लेकिन ये सेशंस कब होगा, कोई भी एक सेशन हो गया तो अगला कब होगा, ये बात समझने वाली है। तो अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, ये मैं नहीं कह रहा, कौन कह रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि मैक्सिमम गैप बिटवीन टू सेशंस दैट इज 6 मंथ। यदि 6 मंथ से ज्यादा दो सेशंस के बीच का गैप होता है तो वो चीज अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगी। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग मैक्सिमम गैप 6 मंथ का होना चाहिए, लेकिन पार्लियामेंट में सेशंस जो होते हैं जनरली वो 3 सेशंस ऑर्गेनाइज होते हैं। फर्स्ट होता है आपका साल के फर्स्ट में बजट सेशन जो कि आपके मार्च में जो चलता है, जिसमें बजट रखा जाता है। ये सभी सेशंस में सबसे लंबा चलता है, तो लॉन्गेस्ट, क्योंकि बजट आता है, फिर उसके बाद वेरियस कमेटीज के पास जो भी हर मंत्रालय की जो डिमांड होती है उसको रिव्यू करा जाता है, फिर डिमांड ऑफ ग्रांट, ऐसे पूरा एक सेशन इसी में चला जाता है। नो डाउट इसमें और भी काम होते हैं, दूसरे बिल भी लाए जाते हैं, लेकिन मेन काम जो होता है वो होता है बजट का डिस्कशन और बजट को पास करना। दूसरा होता है मॉनसून सेशन, जो कि आपके जून जुलाई अगस्त इस टाइम पर कराया जाता है, जनरली अगस्त के आसपास आप मान लीजिए। और लास्ट विंटर सेशन। अब ये सेशन कब बुलाए जाएंगे? बजट सेशन 31 जनवरी से स्टार्ट होगा, बजट सेशन 5 फरवरी से स्टार्ट होगा। ये बात डिक्लेयर कौन करेगा? राज्यसभा का चेयरमैन, कि प्राइम मिनिस्टर, कि लोकसभा का स्पीकर, कि प्रेसिडेंट, कौन? कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको अथॉरिटी, किसको पावर दे रखी है कि वो सेशंस कब से बुलाएगा, कब तक चलेगा, इस बात का डिसाइड कौन करेगा? तो सेशन की जो समनिंग होती है, सेशन को जो समन करना होता है, बुलाना होता है, और सेशन को कब तक चलेगा, ये जो डिसाइड करता है कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग। अगेन मैं नहीं कह रहा, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट डिसाइड करेगा कि सेशंस कब से कब तक चलेंगे। अब ये आप यहां पर समझिए, समनिंग डिसाइड करती है, या समनिंग एक फैक्टर है जहां पर आप पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच के रिलेशन, तो पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के बीच का रिलेशन यहाँ पर कहां पर आके जुड़ता है? सेशंस को बुलाने में, कब तक चलेगा, इस बात में। अब कोई भी सेशन होता है तो उस सेशन में काफी मल्टीपल डेज तक ये सेशंस होता है। उस मल्टीपल डेज में कई सारे काम्स होते हैं, जैसे कोई भी जो वेरियस बिल्स होते हैं वो रखे जाते हैं और उन बिल्स पर डिस्कशन होता है, फिर उसको यदि दोनों हाउस पास कर देते हैं तो फिर वो एक्ट बन जाता है। सेशंस में जब भी कोई भी दिन का सेशन है, जैसे आज आपका सेशन स्टार्ट हुआ तो रोज मान लीजिए 15 दिन चला, तो 15 दिन तक रोज वो मिलेंगे। तो जब सेशन स्टार्ट होता है तो हर दिन का जो सेशन स्टार्ट होता है वो होता है आपके क्वेश्चन हावर से। इस क्वेश्चन हावर में जो भी डाउट्स होते हैं, जैसे आप क्लास होती है, क्लास में आते हैं, टीचर पढ़ाने आता है तो सीधे पढ़ाने नहीं लग जाता, वो पहले पूछता है किसी को कोई डाउट है, किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ ले। तो क्वेश्चन हावर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं गवर्नमेंट से, गवर्नमेंट मतलब मिनिस्टर से। कौन पूछता है? आपके जो एमपीस हैं, चाहे वो उसी पॉलिटिकल पार्टी का हो जिसकी गवर्नमेंट है, या ऑपोजिशन का हो, कोई भी एमपी जिसको कोई भी डाउट है तो वो क्वेश्चन हावर में पूछ लेता है। शुरू का 1 घंटा ये होता है। इस क्वेश्चन हावर के जस्ट बाद होता है जीरो हावर। ये जीरो हावर में भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, लेकिन इसमें
रैंडमली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं किसी, इसमें तो पहले बताना पड़ता है आज हम ये वाला सवाल पूछेंगे, फिर उसको लोकसभा या राज्यसभा का चेयरमैन जहाँ पर भी आप पूछ रहे हो वो इजाज़त देता है कि आज ये लोग सवाल पूछेंगे, ये इन लोगों का नंबर है। भाई ऐसे तो 543 लोग हैं, 500 भी MP, 500 के 500 MP बोले हम सवाल पूछेंगे हम सवाल पूछेंगे, ऐसे तो चलेगा, एक सिस्टमाइज काम। लेकिन यहाँ पर सिस्टमाइज कुछ नहीं है, यहाँ पर रेंडमली वहीं पे खड़े हुए हैं, वैसे क्लास में पूछते हैं ना, पहले डिस्कशन हो गया आपका, किसी को कोई डाउट है तो आपका जो भी DPPs वगैरह होता है, जो भी प्रैक्टिस प्रॉब्लम होता है उसका डिस्कशन हो जाता है, उसमें किस किस को डाउट है, तो उसके बाद भी आपके कोई डाउट्स रह जाते हैं तो रेंडमली आप पूछते हो तो वो 0 आवर में होता है। तो इसमें कोई प्रायर नोटिस की जरूरत नहीं होती है कि हम क्वेश्चंस वगैरह पूछेंगे ये सब। अब यहाँ पर एक और चीज निकल कर आती है, वो है 2 चीजें कि आपने पार्लियामेंट का सेशन बुलाया, लोकसभा में 543 मेंबर्स हैं, राज्यसभा में 245 मेंबर हैं। यदि लोकसभा में 543 में से 20 ही लोग आए तो क्या सेशन होगा या नहीं होगा? ऐसे ही अगेन आप उसी एग्जाम्पल पे जाइए, जब आपकी क्लास चलती है तो आप में कई बार ऐसा होता होगा कि आप जिस कोचिंग में पढ़ते हो या क्लास में पढ़ते हो तो वहाँ पर यदि क्लास में 100 लोग हैं और यदि किसी दिन 4 लोग या 5 लोग ही आए तो बोलते हैं आज बच्चे कम आए तो क्लास कैंसिल। तो यही चीज पार्लियामेंट भी क्या है, एक तरीके का क्लास है, एक तरीके की जॉइंट सीटिंग है। तो यहां पर इस चीज को समझिए, जैसे कभी कभी क्लास में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम होने के वजह से क्लास कैंसिल हो जाती है, तो क्या उसी तरीके से लोकसभा राज्यसभा में भी ऐसा कुछ होता है कि मिनिमम इतने लोग तो होने ही चाहिए? मिनिमम इतने लोग का मतलब क्या हो गया? यदि लोकसभा में बुलाया आपने, 543 लोगों का इनविटेशन गया कि आपको सेशन अटेंड करना है, लेकिन आए कितने? 40 लोग। राज्यसभा में तो मेंबर कम है तो यहाँ पर 15 लोग आए, तो फिर 40 लोगों को थोड़ी बोल देंगे कि अच्छा जितने आए हैं उतने ही बड़े बड़े लॉज बना लो, बड़े बड़े बिल्स पे डिस्कशन कर लो। भाई सब लोग आएंगे, सब लोग अपना व्यू रखेंगे तभी तो होगा। तो मिनिमम कितने लोगों का होना जरूरी है, इस चीज को बोलते हैं कोरम। व्हाट इज कोरम? एक बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है, अब समझा मैंने पहले ही दिया, बाद में इसकी टर्मिनोलॉजी यूज करी है। व्हाट इज कोरम? कोरम इज द मिनिमम स्ट्रेंथ इन लोकसभा या राज्यसभा। और वो मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी होती है किसी भी उस सेशन को चलाए रखने के लिए, उन मीटिंग को कंटिन्यू रखने के लिए? कई बार आपकी हाउसिंग सोसाइटी, आपकी कोई कमेटी की मीटिंग होती है, कमेटी की मीटिंग में आए 2 लोग 3 लोग तो बोलते हैं कि इस बार तो लोग ही नहीं आए, कैंसिल कर देते हैं। वैसे ही यहाँ पर है, तो मिनिमम 1/10 मेंबर्स इंक्लूडिंग स्पीकर या चेयरमैन, राज्यसभा है तो चेयरमैन और लोकसभा है तो स्पीकर का होना जरूरी है, मिनिमम है उसको मिला के। तो लोकसभा में कितने हो गए? 1/10 निकाल लो, 1/10 ऑफ 543 कितना हो गया? मिनिमम 15 MPs, ये क्या है? मिनिमम। इसी तरीके से राज्यसभा में बात करें तो 1/10 ऑफ 245 यानी 25 MPs का मिनिमम है कि ये तो होने ही चाहिए, तब ही वो सेशन चलेगा। उसमें उस सेशन चलेगा, उसमें क्वेश्चन हावर होगा, उसमें 0 हावर होगा, उसमें बिल लाया जाएगा, उसमें डिस्कशन होगा, कोई भी अपना, वरना छुट्टी। यदि 55 MP से कम है तो लोकसभा के उस दिन जितने भी आए हैं उनकी भी छुट्टी। राज्यसभा में 25 से कम MP आए हैं किसी दिन तो जितने लोग आए हैं उनकी भी छुट्टी, क्योंकि प्रॉपर MPs अवेलेबल नहीं है उस हाउस की प्रोसीडिंग को कंटिन्यू करने के लिए। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन एटलीस्ट 1/10 मेंबर्स इंक्लूडिंग चेयरमैन और स्पीकर का अवेलेबल होना जरूरी है। अब ये लोकसभा का 1/10 अलग और राज्यसभा का अलग, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब मैंने कहा यहां पर बिल्स का डिस्कशन होता है, तो इस पर एक टॉपिक आता है, वो है आपका जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट। व्हाट इज जॉइंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट? मैंने कहा कोई बिल है वो एक्ट तब बनता है जब वो दोनों हाउसेस से पास हो जाए। एक एग्जांपल से लेते हैं,
लड़कियों की शादी की एज अभी मिनिमम एज है 18 साल। गवर्नमेंट इस पे काम भी कर रही है कि इसको 21 कर दिया जाए। ये 21 करेंगे तो मैरिज एक्ट में आपको करेक्शन करना पड़ेगा, तो लॉस जो आपके जो पुराने लॉस हैं उसमें अमेंडमेंट करना पड़ेगा, एक नया बिल इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा जिसमें, ताकि जो पुराने लॉस में करेक्शन हो जाए। तो इसको लेकर एक बिल आता है लोकसभा में। यदि लोकसभा में इस बिल आता है डिस्कशन होगा लोकसभा में बिल आया है कि लड़कियों की शादी की एज 18 से 21 कर दें। उस पर डिस्कशन हुआ, वोटिंग हुई और ये पास हो गया। तो ये बिल कहां पर जाएगा? फॉरवर्ड टू राज्यसभा। तो ये बोलेंगे हमने तो काम कर लिया, अब आप लोग भी देख लो एक बार। तो राज्यसभा के पास ये बिल आया, तो इस बिल पे राज्यसभा क्या क्या कर सकती है? इस बिल को लेकर राज्यसभा के पास 3-4 पॉसिबिलिटी है। वो यूं बोले 18 से 21, अरे नहीं ऐसे कैसे कर दोगे, नहीं हम इसकी परमिशन नहीं देते, 18 ही ठीक है। वो बोले 18 से 21 कर रहे हैं, ठीक है कर लो, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी बात है, लड़कियां ज़्यादा पढ़ेगी, मेरी कम एज में शादी होगी तो अच्छी बात भी नहीं है। तो बोलते हैं या तो परमिशन दे दे या फिर परमिशन ना दे। हो सकता है कि वो करेक्शन कर दें। करेक्शन क्या करें? यार 21 तो ज़्यादा है, ऐसा करो 18 की जगह 20 कर दो। वही बोले 21 तो बहुत कम है, लड़कियां पोस्ट ग्रेजुएशन तक करनी चाहिए, 25 कर दो। यानी उनको 21 से दिक्कत है, वो इसमें कुछ करेक्शन करना चाहते हैं। वो हमारे इससे कोई लेना देना नहीं है कि वो 19 करे, 20 करे, 25 करे, 23 करे, 24 करे। वो इसमें करेक्शन करना चाहते हैं। और ये करेक्शन उन्होंने फॉर एग्जाम्पल उन्होंने कहा 21 मत करो, 20 कर दो। लोकसभा बोल सकती है ना, नहीं 21 करेंगे, ऐसे कैसे, 21 ठीक है, लड़कों की भी तो 21 है, जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। या फिर लोकसभा ये बोल सकती है कि नहीं चलो ठीक है, आप 20 की बोल रहे हो तो 20 कर लेते हैं, 20 और 21 में क्या फर्क पड़ रहा है। तो वो अपना सहमति भी दे सकती है या फिर नहीं भी दे। या फिर 3-4 कंडीशन हो गई। या फिर वो उस बिल पे कोई डिस्कशन ही नहीं करें, वो बिल पड़ा है राज्यसभा में कि 18 से 21 करेंगे, लोकसभा बोलेगी हमने दिसंबर में बिल पास करा था, वो क्या हुआ, पड़ा है, और वो 5-6-7 महीने से ऐसे पड़ा हुआ है। तो मोर देन 6 मंथ, 6 महीने से भी ज्यादा हो गया कि वो बिल पेंडिंग है, उस पर कोई डिस्कशन ही नहीं हो रहा। लोकसभा ये नहीं बता रही कि उन्होंने इसको पास करा है, राज्यसभा ये नहीं बता पा रही कि उन्होंने इसको पास करा है कि कैंसिल करा है, वो ये भी नहीं बता रहे कि उन्होंने इस पर करेक्शन करा है, बस बिल पड़ा है। तो 4 कंडीशंस बनी। बिल यदि दूसरे किसी सेशन में गया तो उसको अप्रूवल मिला, उसको रिजेक्ट कर दिया, उसमें करेक्शन करा, और या फिर उस पर कोई डिस्कशन नहीं करा, नो एनी डिस्कशन, जो कि 6 मंथ से ज्यादा हो जाना चाहिए। और करेक्शन भी पूरे पहले वाले जो हाउस है उसको अप्रूव भी कर सकता है, इसको रिजेक्ट भी कर सकता है। इस कंडीशन में और इस कंडीशन में तो वह बिल जो होगा दोनों सेशन से दोनों हाउसेस से पास हो जाएगा और वो प्रेसिडेंट के पास अप्रूवल के लिए चला जाएगा, उसके बाद वो एक्ट बन जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में और इस कंडीशन में यदि नहीं हुआ तो भाई दोनों भिड़ गए ना, उन्होंने बिल रिजेक्ट कर दिया, उन्होंने बिल में करेक्शन करा जो कि लोकसभा को मंजूर नहीं है, उन्होंने कोई डिस्कशन ही नहीं कर रहे 6 महीने से। तो इन तीनों कंडीशंस में पार्लियामेंट की जॉइंट सिटिंग कराई जाती है, जिसको बोलते हैं जॉइंट सेशन। अरे लड़ाई झगड़ा करो मत। तो अभी घर में क्या होता है, 2 लोग लड़ जाते हैं तो एक तीसरा आते हैं कि एक साथ बैठो, बता तू क्या कह रहा है, तू बता तू क्या कह रहा है, फिर उनका एक सोल्यूशन निकालते हैं। उसी तरीके से जॉइंट सेशन में भी लोकसभा वालों से बोलते हैं आप बताओ तुम क्या कह रहे हो, इधर बोलते हैं राज्यसभा वालों से तुम क्या कह रहे हो, इधर आओ, फिर जॉइंट सेशन होता है और जॉइंट सेशन में यहाँ पर डिस्कस कर लो। तो जॉइंट सेशन में वोटिंग होगी। अब जॉइंट सेशन में वोटिंग होगी तो कितने मेंबर हो गए, 543, तो ये और 245 मेंबर्स ही है, तो कितना हो गया 8, तो टोटल 788 लोग यहाँ पर वोटिंग करेंगे। पास होता है तो ठीक है, नहीं पास होता है तो अब यहाँ पर वोटिंग होगी। वोटिंग हो रही है, 18 से 21 करनी है लड़कियों की शादी की एज। अब वोटिंग होगी तो 788/2 कितना हो जाएगा आपका, 394, ठीक है। और मेजोरिटी के लिए एक ज्यादा चाहिए तो 395। यदि 395 या उससे ज्यादा वोट मिल गए तो ठीक है, नहीं तो बिल रिजेक्ट। यदि मिल गए तो 21 हो जाएगी और नहीं मिले तो फिर 18 तो है ही सही। अब ये जॉइंट सेशन बुलाया जाता है तो जैसे
लोकसभा का सेशन होता है, राज्यसभा का सेशन होता है, तो उसका अपना चेयरमैन होता है, वो उसको लीड करता है। फिर ज्वाइंट सेशन में ज्वाइंट सेशन का चेयरमैन कौन होगा, उसको हेड कौन करेगा, उस गद्दी पे कौन बैठेगा, लोकसभा का स्पीकर की राज्यसभा का स्पीकर। तो ज्वाइंट सेशन को जो चेयर करते हैं वो करते हैं आपके लोकसभा के स्पीकर। लोकसभा के स्पीकर क्यों करते हैं, दरअसल इस चीज को समझिए, लोकसभा के स्पीकर और राज्यसभा के चेयरमैन में लोकसभा के स्पीकर पार्लियामेंट के मेंबर रहते हैं, जबकि राज्यसभा के चेयरमैन केवल इसलिए उस पोजीशन पे हैं कि वो इंडिया के वाइस प्रेसिडेंट हैं। तो चेयर वही होता है जो उस ज्वाइंट सेशन में इन 788 मेंबर्स में एक मेंबर आपके ये भी हैं। तो जो लोकसभा के मेंबर जो हैं, स्पीकर जो हैं, लोकसभा के स्पीकर जो है वो उसके मेंबर भी हैं पार्लियामेंट के, जबकि वाइस प्रेसिडेंट जो कि राज्यसभा के चेयरमैन होते हैं वो न तो लोकसभा का पार्ट है न राज्यसभा का, इसलिए लोकसभा के स्पीकर। और यदि लोकसभा के स्पीकर नहीं है तो लोकसभा का डिप्टी स्पीकर, और यदि लोकसभा का डिप्टी स्पीकर नहीं है तो राज्यसभा का डिप्टी स्पीकर। लेकिन लोकसभा राज्यसभा के चेयरमैन नहीं होते हैं। तो चेयर कौन करेगा, चेयर करेंगे आपके लोकसभा स्पीकर। यदि लोकसभा स्पीकर अवेलेबल नहीं है तो ज्वाइंट सेशन तो होना ही है, तो लोकसभा के डिप्टी स्पीकर। और यदि लोकसभा के डिप्टी स्पीकर भी नहीं है तो राज्यसभा के डिप्टी स्पीकर। लेकिन राज्यसभा के चेयरमैन इसको लीड नहीं करते, इसको चेयर नहीं करते, क्योंकि वो इस हाउस के मेंबर नहीं होते हैं। इसी तरीके से एक और टॉपिक होता है, वो है आपका लास्ट, नो कॉन्फिडेंस मोशन। आपकी जो गवर्नमेंट के जो पार्ट होते हैं, जो मिनिस्टर्स होते हैं वो इंडिविजुअली रेस्पॉन्सिबल होते हैं प्रेसिडेंट के लिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ही उन्हें प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस पे अपॉइंट करता है। तो इंडिविजुअली प्रेसिडेंट के लिए और कलेक्टिवली एक साथ, सारे एक साथ रेस्पॉन्सिबल होते हैं लोकसभा के लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि सरकार मतलब लोगों ने चुनी हुई सरकार है, और लोगों के चुने हुए मेंबर्स कहाँ बैठते हैं, राज्यसभा में या लोकसभा में, तो लोकसभा में ये कलेक्टिवली रेस्पॉन्सिबल है लोकसभा के लिए। यदि अपने रेस्पॉन्सिबिलिटी को, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी को, सामूहिक उत्तरदायित्व को पालन करने में, उसको फुलफिल करने में यदि पूरे नहीं हो पाते हैं तो लोकसभा इनकी कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबिलिटी पर क्वेश्चन मार्क लगा सकता है। यानी जो कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल हैं लोकसभा के, तो नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जा सकता है लोकसभा में। देखो, इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल मतलब प्रेसिडेंट को हटाना होगा तो वो सारों को नहीं हटाएगा, वो एक को हटाएगा कि इस मिनिस्टर में दिक्कत है, इसको हटा लो। लेकिन कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल मतलब एक मतलब सारे के सारे एक साथ, 70-60 जितने भी मिनिस्टर हैं, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर, सबके सब एक साथ रेस्पॉन्सिबल हैं। एक साथ रेस्पॉन्सिबल मतलब सबका एक स्टैंड होता है। यानी लोकसभा किसी एक पर्टिकुलर एमपी को, एक पर्टिकुलर किसी मिनिस्टर को नहीं हटा सकती, क्योंकि वो इंडिविजुअल रेस्पॉन्सिबल नहीं है, कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल। हटाएगी तो सबको हटाएगी, और कलेक्टिव रेस्पॉन्सिबल सारे के सारे मिनिस्टर हटे तो मतलब सरकार गई मतलब उसको बोलते हैं नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो नो कॉन्फिडेंस मोशन कहाँ पर इंट्रोड्यूस करा जा सकता है, ओनली इन लोकसभा। और जिसमें लोकसभा यदि 1/2 मेजोरिटी, सिंपल मेजोरिटी से इसको पारित कर देती है तो ये हटा हुआ माना जाता है। तो ये आपका नो कॉन्फिडेंस मोशन था। इसी के साथ जो हमने पार्लियामेंट के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने कवर करे। 2 लेक्चर लगे, हमने 2 पार्ट में इसको कवर करा, लेकिन जो जहाँ से क्वेश्चन बनने की पॉसिबिलिटी है हमने वो सारे टॉपिक्स, सब टॉपिक्स कवर करे। थैंक यू वेरी मच।